डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दूसरे चरण के चुनाव से पहले बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी। राशन घोटाले में जांच जारी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले बंगाल में प्रचार तेज। 142 सीटों के लिए दूसरे चरण का है महासंग्राम। मोदी, शाह, योगी और राहुल आज पश्चिम बंगाल में भरेंगे हुंकार। दूसरे दौर की वार्ता के लिए ईरानी विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद आएंगे। ईरान का अमेरिका से सीधे बातचीत से इनकार। सीजफायर के बावजूद इजरायल के हमले जारी। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट। बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा। 7 सांसदों ने की बगावत। राघव बोले, मैं गलत पार्टी में सही व्यक्ति। केजरीवाल ने कहा, पंजाब के साथ धोखा। संजय सिंह ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का लगाया आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां भेजा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं। उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वे इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यानी बातचीत अगर होगी भी तो आमने सामने नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगी। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक ये वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हो गई थी। दोनों के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर बढ़ाए जाने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच हमले जारी हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में दक्षिणी लेबनान में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। अमेरिका ने चीन में स्थित एक रिफाइनरी और ईरान के तेल कारोबार से जुड़े कई जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका मकसद ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना है। Decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן, הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. Operation Epic Fury has delivered a decisive military results in just weeks. Korea, Vietnam, Iraq, Afghanistan. As the president has pointed out, all took years, decades. Vague missions, shifting sands, little to show for it. Operation Epic Fury has been laser focused from the very start, as I've said to all of you. Clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. It's a bold and dangerous mission, a gift to the world. अगली बड़ी खबर, आज पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरेंगे।
वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद सियासी दलों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान गंभीर अनियमितता और पक्षपात करने के आरोप में 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। निलंबित हुए अधिकारियों में आईपीएस समेत एसडीपीओ और प्रभारी निरीक्षक भी शामिल हैं। इस बीच दूसरे चरण के मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा सियासी बिसात पर अपनी चालें चलने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दमदम और जादवपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। मोदी ने बंगाल के दमदम में चुनावी रैली में कहा कि लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था। जनता ने बंगाल के पहले चरण में लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। पीएम ने महिला आरक्षण पर कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यही जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौर पर रहेंगे। बंगाल में गुरुवार को पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ है। दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले कोलकाता में राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी ने शहर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी शुरू की है। ये कार्रवाई कोलकाता, बर्दवान और हावड़ा में स्थित उन 9 परिसरों पर की जा रही है जो सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स से जुड़े बताए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई जांच जारी का हिस्सा है। ये कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है जो राशन वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की गहराई से पड़ताल कर रही है। ईडी की टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले अभिनेत्री और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया, जिसके बाद वो कोलकाता स्थित कार्यालय पहुंची थी। ये मामला पीडीएस घोटाले से जुड़ा है, जिसमें निरंजन चंद्र साहा समेत कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मिलकर गरीबों को मिलने वाला गेहूं गलत तरीके से हेराफेरी कर लिया। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान किया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों आप के राज्यसभा सांसद हैं। राघव चड्ढा ने कहा, पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। हमने फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि राज्यसभा में आपके 10 सांसद हैं, जिनमें से 2/3 यानी 7 हमारे साथ हैं। इनमें राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल शामिल हैं। राघव चड्ढा के ऐलान के बाद केजरीवाल टीम की तरफ से संजय सिंह ने मोर्चा संभाला और इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार दिया। संजय सिंह ने कहा, राजेंद्र गुप्ता का इतिहास उठाकर देखिए, साहनी, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारा है। जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र एक अहम एजेंडे के साथ आयोजित होने जा रहा है। इस सत्र में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। महिला सुरक्षा, अधिकारों की सुनिश्चितता, रोजगार के अवसर, शिक्षा तक पहुंच और समाज में उनकी भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषय सदन की प्राथमिकता में रहेंगे। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे। 30 अप्रैल को सदन में विभिन्न अध्यादेशों की अधिसूचनाएं और नियम रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधेयकों को भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। जिन प्रमुख अध्यादेशों को पेश किया जाना है उनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026, उत्तर प्रदेश वानिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का समन और विचारण अध्यादेश तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ जानकारी है? 30 अप्रैल को एक खास यूपी विधानसभा सत्र होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है सरकार। और जैसा कि आपने देखा कि हाल के दिनों में किस तरह से संसद में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था वो पास नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया, जिसके कारण से 37% जो महिला आरक्षण का प्रस्ताव था संसद में वो पूरा नहीं हो सका, वो अलग से सरकार का। और अब सरकार कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व वाली सरकार है वो ये बताने में लगी है कि विपक्ष महिला विरोधी है, विपक्ष महिला आरक्षण का विरोधी है और विपक्ष के कारण ही ये बिल पास नहीं हो पाया है। और ये जो सत्र बुलाया गया है 30 अप्रैल को, इसमें भी इसी को लेकर चर्चा की जाएगी और इसको देखते हुए माना जा रहा है कि सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। सरकार का जो जोर होगा, योगी सरकार का जो जोर होगा, वो जो जिन पॉइंट पर इसमें चर्चा हो सकती है वो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार के बारे में चर्चा होगी, उस पर अपना पक्ष रखा जाएगा। साथ ही साथ जो उनके कानूनी अधिकार हैं, जो उनके रोजगार, शिक्षा, तमाम ये मुद्दे हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो 30 अप्रैल का विधानसभा का स्पेशल सत्र रहने वाला है, उसके जो इर्द गिर्द खाका खींचा जाएगा, वो सारा का सारा खाता महिला सशक्तिकरण के को लेकर ही होगा। और खास तौर पर जिसको लेकर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह चुके हैं कि किस तरह से जो विपक्षी दल हैं वो नारी विरोधी हैं, महिला आरक्षण विरोधी है। और कुल मिलाकर जो चर्चा रहने वाली है उसी पर सीमित रहने वाली है। हालांकि विपक्ष ने भी अपनी तैयारी इस चर्चा को लेकर की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।
अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद झारखंड प्रदेश भाजपा द्वारा महिला आक्रोश मार्च आयोजित की गई है। राजधानी रांची के प्रमुख मोराबादी मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं द्वारा पैदल मार्च किया जाना है, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा तैयारी की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में कल रात कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। ये रैली महिला आरक्षण विधेयक के पारित नहीं होने पर खास तौर पर आयोजित है। आपको बता दें, संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद झारखंड प्रदेश भाजपा द्वारा महिला आक्रोश मार्च आयोजित की गई है। झारखंड की राजधानी रांची के प्रमुख मोराबादी मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं द्वारा पैदल मार्च किया जाना है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, क्या कुछ जानकारी है इस मार्च से संबंधित? जी देखिए, पूरी तरह से तैयारी कल रात में ही कर ली गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है आदित्य प्रसाद साहू, उन्होंने अपने नेतृत्व में तमाम कार्यकर्तागण के साथ, नेताओं के साथ जो ये तैयारी की है। खासतौर पर इस रैली की बात करें तो अब से कुछ ही देर में ये रैली जो है शुरू होगी। ये जो रैली है, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है जो महिला आरक्षण बिल जो पारित नहीं हुआ था संसद के विशेष सत्र में, इसे लेकर ही ये जो है तो आक्रोश रैली निकाली गई है। हालांकि इसमें महिलाओं के साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी भी भागीदारी के लिए खास तौर पर जो है तो भाजपा ने जो है तो कल एक ऐलान भी किया था कि आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये आक्रोश मार्च अगर देखा जाए तो न सिर्फ महिला आरक्षण बिल को लेकर है, बल्कि साथ में देखा जाए तो राज्य में जो है तो राजनीतिक सरगर्मी को तेज करने के लिए भी माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से अपराध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार सवाल खड़े करती रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कथित कमी की सवाल। जी तृप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली खबर, महाराष्ट्र के लगभग 17 लाख सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है, जिसके कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण राज्य के सरकारी कार्यालय, स्कूल और अस्पतालों में सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। महाराष्ट्र में लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अपनी पुरानी पेंशन योजना और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये 17 लाख कर्मचारी, जिला परिषद सदस्य और शिक्षक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करना इनकी प्रमुख मांग है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है महाराष्ट्र का? जिस तरह सरकारी कर्मचारी हैं, 17 लाख सरकारी कर्मचारी, जिसमें मेडिकल सुविधा से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी हैं, वो पूरी तरह से आज 21 तारीख से लेकर आज चौथा दिन है हड़ताल का। हालांकि उनके हड़ताल के जो उनकी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो फाइनेंस सेक्रेटरी, उनकी एक बैठक हुई है। बैठक में उन्होंने एक लिखित में आश्वासन दिया है कि उनकी जो मांगे हैं, हालांकि जो जूनी पेंशन योजना की मांगे हैं, हालांकि भर्ती की मांगे हैं और कई ऐसे 18 जो उनके मांगे हैं, उनको लेकर जल्द ही 15 से 20 दिनों के अंदर उनका जो है सुझाव जो है किया जाएगा, एक आश्वासन दिया गया है। हालांकि अभी जो उनकी जो मांगे हैं, अब देखना है कि पूरी तरह से जो उनकी मांगे कब पूरी होती हैं। उनका कहना है कि पिछले 15 महीने से वो कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए लगातार उन्होंने जो है हड़ताल किया है। अब उनको लिखित में आश्वासन मिला है, देखना है कि उनकी जो पूरी मांगे हैं वो कब तक महाराष्ट्र सरकार पूरा कर पाती है। जी सर्वजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।